Brought to you by Biz Analyst by खाता बुक। ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। 7 अप्रैल वाले दी ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि लोकतंत्र में जिन लोगों के पास अधिकार और शक्तियां होती हैं उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करना कितना ज़रूरी है। इसके लिए संविधान में सीएजी और न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की व्यवस्था दी गई है, लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं ठीक तरीके से काम कर रही हैं या नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा। इसलिए होती है प्रेस चौकीदारों की चौकीदार। लेकिन चौकीदार को ही अगर बंद कर दिया जाएगा तो चोरी होगी, लेकिन चोर कभी पकड़ में नहीं आएगा। फिर भी बीते कुछ दिनों में पत्रकारों को जरा सी बात पर लॉकअप में कैद किया गया है। उनके कपड़े उतारकर तस्वीरें वायरल की गई हैं। अस्पताल की फर्श पर उन्हें लटाकर पैरों में बेड़ियां भी बांधी गई हैं। इसीलिए आज दी ललन टॉप की बड़ी खबर में बलिया, सीधी और बालासोर की घटनाओं के बहाने हम यही जानेंगे कि जब भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तब इस मुल्क में पत्रकार कितने आज़ाद हैं। लेकिन पहले दिन का वीडियो। कोई एक हिंदू लड़की तुमने छेड़ी तो मैं खुलेआम तुम्हारे घर से तुम्हारी बहू बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करूंगा। भगवा धारण किए हुए एक व्यक्ति उत्तर प्रदेश के सीतापुर में हेट स्पीच देता है। बजरंग मुनि नाम है इसका और खुद को महंत बताता है। पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने ये एक समुदाय की बहु बेटियों के रेप की बात करता है। घटना 2 अप्रैल की है। खैराबाद इलाके में बड़ी संगत के महंत बजरंग मुनि ने नव संवत्सर के मौके पर जुलूस निकाला। बजरंग मुनि कार में बैठा था और समर्थक सड़क पर चल रहे थे। वायरल वीडियो के मुताबिक जब यह जुलूस खैराबाद की मस्जिद के सामने पहुंचा तो बजरंग मुनि ने माइक लेकर अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। काबिले गौर यह है कि जब यह सब कहा जा रहा था तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी उसी जीप पर सवार थे। 6 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर जब यह वीडियो वायरल हुआ तो सफाई के तौर पर पुलिस ने कहा कि जांच चल रही है, उच्चाधिकारियों से पूछकर कार्रवाई करेंगे। शाम होते होते दबाव बना तो बजरंग मुनि ने भी माफी मांग ली और एक और वीडियो जारी कर दिया। देखिए। सभी माताओं बहनों से मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं, मेरा जो वीडियो वायरल हो रहा है अगर उनकी आत्मा को ठेस पहुंचा है तो उसके लिए मुझे क्षमा करें। सभी माताएं बहनें मेरे लिए पूज्य हैं। मैं संपूर्ण नारी जाति का सम्मान करता हूं। माफी मांगने से क्या बात खत्म हो जाएगी? धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए रेप की धमकी देना जुर्म है, मगर जब पुलिस का रवैया शिथिल हो तो ऐसे लोगों के हौसले बढ़ रहे होते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में प्रवीण तोगड़िया के सहयोगी ने मुस्लिमों के खिलाफ घृणा की बातें की। ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई ना होना सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने जैसा है, इसीलिए पुलिस के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। बाकी सियासत का क्या है, सब जानते हैं किस तरह काम करती है। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बीते दिनों ऐसे 3 बड़े मामले हमारे सामने आए जब पत्रकारों को उनका काम करने भर के लिए जेल में ठूंस दिया गया। पहले एक एक करके आपको इन मामलों के बारे में बताते हैं, फिर अपनी बात कहेंगे। पहले चलिए उत्तर प्रदेश के बलिया। 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे का बागी बलिया। 30 मार्च के दी ललन टॉप शो में हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में 12वीं कक्षा का अंग्रेजी का पर्चा लीक हो गया। इसके बाद 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर देना पड़ा। छात्र मायूस हुए। उसी दिन हमने आपको बताया था कि किस तरह योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस मामले में गंभीरता दिखाने की बात कही थी, वादा किया था। यूपीएसटीएफ को मामला सौंप दिया गया था और इस लीक के जिम्मेदार लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाने तक की तैयारी कर ली गई थी। लेकिन ये बाद में सामने आया कि प्रशासन सख्ती कर कहां रहा था। हिंदी अखबार अमर उजाला ने मामले की खबर छापी थी। इसके बाद स्थानीय स्तर पर काफी हंगामा हुआ। बाद में मामला रिपोर्ट करने वाले पत्रकार को ही पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोप है कि पत्रकार को न सिर्फ घंटों थाने में रखा गया बल्कि उनके दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। वहां के कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई। हिरासत में ले गए पत्रकार का नाम अजित ओझा था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल होने लगा। देखिए उन्होंने क्या कहा। आज अमर उजाला में एक खबर छपी है, अंग्रेजी के प्रश्न पत्र, इंटरमीडिएट के प्रश्न पत्र का सोशल मीडिया पे वायरल होने को लेकर। इस खबर छपने के बाद सुबह हमको पहले डीआईएस फ़ोन किए, जिला विद्यालय निरीक्षक फ़ोन करके कहे कि ये खबर छापी है आप लोगों ने, इसका प्रश्न पत्र वायरल जो हो रहा है वो आपके पास है क्या? तो हमने कहा कि प्रश्न पत्र तो अमर उजाला में छपा है, उसका कोड भी है।
अलबत्ता वहाँ जो उसमें प्रश्न पूछे गए उसको डार्क कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं। तो नहीं अगर प्रश्न पत्र हो तो थोड़ा हमको भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। तो हमने एक बार उनकी बात को अनसुना कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद वो फ़ोन किए हमको कि आप भेजे नहीं, थोड़ा भेज दीजिए। उनके ऑफिस के स्टाफ भी फ़ोन किए और कहे कि आप साहब को भेज दीजिए प्रश्न पत्र। उसके बाद डीएम साहब फ़ोन किए हमको, कहे कि अजीत यार तुमने हमको भेजा नहीं प्रश्न पत्र जो वायरल हो रहा है। हम कहे सर हम क्या जानते हैं आपके, हम समझ रहे थे कि आपको मिल गया होगा। तो कहे नहीं थोड़ा हमको व्हाट्सएप पर भेजो। डीएम साहब को भी हमने व्हाट्सएप पर भेजा। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या के तहत ऑफिस चला आया। ऑफिस आया तो यहाँ 12:30 बजे कोतवाल साहब गए और जाके जैसे एक अपराधी के साथ व्यवहार किया जाता है, मेरे दफ्तर में पहले तोड़फोड़ किया इन लोगों ने और उसके बाद जबरन मुझे गाड़ी में बिठा के कोतवाली लाए। कहे कि आप कोतवाली चलिए। हमने क्या कारण है, एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, क्या मामला क्या है? तो नहीं आप चलिए, आपसे पूछताछ करनी। हमने जो पूछना है यही पूछ लीजिए, हम आपको कोऑपरेट कर दे रहे हैं। जो बात हमने डीएम साहब को बताई है वो आपको भी बता देंगे। तो नहीं आप कोतवाली चलिए। हम नहीं आ रहे थे तो हमारे सहयोगियों के साथ भी हाथापाई किया और धक्का मुक्की देते हुए मुझे यहाँ कोतवाली लाए और यहाँ ला के न कोई पूछताछ न कुछ, जबरन बैठा के रखे हैं। कितने घंटे से बैठा है? कोतवाल करीब हमको 3 घंटे से यहाँ बैठाया गया है। कोतवाल, बलिया कोतवाल। इससे पहले भी कोई पेपर लीक हुई थी? पहले प्रश्न पत्र मांगा, फिर कोतवाल उठाकर लेके चले गए। पुलिस ने अपने बचाव में लेकिन कहा है कि अजित ओझा बलिया के हरिपुर जिगनी में उच्च माध्यमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के तौर पर तैनात हैं और साथ में संवाददाता भी हैं। अजित के खिलाफ शिकायत मिली थी जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगले कुछ घंटों में कुल 34 लोगों को बलिया पर्चा लीक मामले में गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 तो पत्रकार ही थे। पहले अजित ओझा अमर उजाला के लिए काम करते हैं, दिग्विजय सिंह ये भी अमर उजाला के लिए काम करते हैं, मनोज गुप्ता राष्ट्रीय सहारा के लिए काम करते हैं। तीनों को लेकर पुलिस का दावा एक ही था कि ये पर्चा लीक के काम में शामिल थे और तीनों पत्रकारों का जवाब भी यही था कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ उनकी रिपोर्टिंग के चलते प्रताड़ित किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बलिया में सिर्फ अंग्रेजी का पर्चा लीक नहीं हुआ था। एक दिन पहले बलिया में ही 10वीं का संस्कृत का पर्चा भी लीक हुआ था, जिसे अमर उजाला ने ही रिपोर्ट किया था। पत्रकारों का कहना है कि पुलिस लगातार पूछ रही है कि उन्हें प्रश्न पत्र मिला कहां से, लेकिन वो अपने सोर्स को सार्वजनिक नहीं कर सकते। अगर पुलिस को मालूम करना ही है कि पर्चा लीक में कौन कौन शामिल हुआ था और ये काम कैसे हुआ, तो उसे अपने स्तर पर जांच करनी चाहिए। अब तक तीनों पत्रकार रिहा नहीं हुए हैं। हमने अमर उजाला की कुछ खबरों को टटोला है। अखबार अब भी लगातार पर्चा लीक कांड को कवर कर रहा है। 4 अप्रैल को अखबार ने एक रिपोर्ट छापी। इसमें अखबार ने 22 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश सरकार की विज्ञप्ति के बारे में बताया है। अखबार अपनी खबर में लिखता है, अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक परीक्षा खत्म होने से पहले प्रश्न पत्र या हल कॉपी को किसी माध्यम से प्रसारित करना उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण अधिनियम 1998 की धारा 4/10 के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन ऐसे कृत्य की सूचना जनहित में अपर मुख्य सचिव, डीएम, एसपी, जिला विद्यालय निरीक्षक समेत अन्य अफसरों को देने पर यह धारा लागू नहीं होती है। बावजूद इसके अखबार के पत्रकार गिरफ्तार हुए हैं। अखबार ने आगे बलिया में हर साल होने वाली नकल और पर्चा लीक के बारे में बताया है। इसी खबर में 6 अप्रैल इस दिन अमर उजाला ने एक और रिपोर्ट छापी, जिसके मुताबिक उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा से 2 दिन पहले ही नकल माफिया ने डुप्लीकेट कॉपीज बेचना शुरू कर दिया था। यह खबर 23 मार्च को छपी भी, लेकिन परीक्षा की तारीख से पहले कार्रवाई नहीं हुई। इस रिपोर्ट में अखबार ने बताया है कि किस प्रकार बेलथरा रोड के मां लचिया मूरत उमा यादव उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंग्रेजी के प्रश्न पत्र के पैकेट से छेड़छाड़ के सबूत मिले थे। 8 अप्रैल को अमर उजाला ने फिर एक खबर छापी। अखबार के मुताबिक पर्चा लीक के संबंध में औराई खुर्द के जिस स्कूल का नाम सामने आ रहा है, वहां 2019 में भी लिखी हुई कॉपियां पकड़ी गई थी और प्रशासन ने बाकायदा कार्रवाई की थी। फिर भी नकल के लिए बदनाम स्कूल को 2022 में परीक्षा केंद्र बना दिया गया। हालिया अपडेट यह है कि बलिया में वकीलों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसीलिए अदालती कार्रवाई में अड़चन आ रही है और तीनों पत्रकार अब भी जेल में ही हैं। पत्रकार थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विपक्षी नेता जैसे अजय कुमार लल्लू इन प्रदर्शनों में शामिल भी हो रहे हैं। जिला प्रशासन और बलिया पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, जैसे जैसे तथ्य सामने आते जाएंगे बात साफ हो जाएगी, लेकिन किसी को भी नियम विरुद्ध जेल में नहीं रखा गया। ये प्रशासन का पक्ष हमने आपको बता दिया। संयोग की बात है कि आज जब हम बलिया की इस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, क्रांतिवीर मंगल पांडे का बलिदान दिवस भी है।
आज के दिन बैरकपुर में मंगल पांडे को बगावत के आरोप में फांसी पर चढ़ा दिया गया था। बैरकपुर छावनी में आज भी उनकी समाधि स्थित है। मंगल पांडे के जीवन में कुछ उसूल थे, उन्होंने अपने जीवन से भी ज्यादा मान दिया इन उसूलों को। उसूल तोड़ने को कहा गया उनसे तो बागी हो गए और मरते दम तक बागी ही रहे। आज अगर मंगल पांडे होते तो क्या बलिया उनसे आंखें मिला पाता? अगर वो पूछते कि इन पत्रकारों ने ऐसा क्या किया था कि इन्हें जेल में डाल दिया गया, तो क्या बलिया के पास जवाब होता? ये सोचने वाली बात है। बलिया के बाद अब चलते हैं मध्य प्रदेश के सीधी। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे और इन 9 रत्नों में से एक था बीरबल, सीधी का रहने वाला बीरबल। लेकिन आज सर्च इंजन पर सीधी डालकर आप सर्च करेंगे तो आपको ये तस्वीर नजर आएगी। 8 लोग बिना कपड़ों के खड़े हैं। यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस का चक्कर ना होता, हम आपको बिना ब्लर किए तस्वीर दिखा देते। आप देखते कि हाजिर जवाब बीरबल के सीधी में सरकार से जवाब मांगने वाले पत्रकारों के साथ क्या सलूक होता है। कोतवाली में खड़ा कर दिया जाता है सिर्फ एक अंडरवियर के सहारे। बदन इतना उघड़ा हुआ है कि हाथ से कुछ छुपाने की कोशिश अब बेकार है, तो हाथ सामने बांध कर 8 लोग खड़े हुए हैं। इनमें से सबसे किनारे बाईं ओर खड़े शख्स का नाम कनिष्क तिवारी है। कनिष्क एक राष्ट्रीय हिंदी न्यूज चैनल के स्ट्रिंगर हैं, साथ ही विंध्य टीवी नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। इनके साथ में खड़े लोग रंगमंच यानी थिएटर का काम करते हैं। इंद्रावती नाट्य समिति से जुड़े बताए गए हैं। इस मामले पर द ललन टॉप के लिए गौरव श्यामा पांडे ने एक विस्तृत खबर की है। इस खबर में गौरव पांडे बताते हैं कि 2 अप्रैल को सीधी पुलिस ने रंगकर्मी और इंद्रावती नाट्य समिति के निदेशक नीरज कुंदेर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। नीरज पर फेक फेसबुक आईडी बनाकर बीजेपी विधायक केदारनाथ शुक्ला और उनके बेटे गुरदत्त शुक्ला के बारे में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप था। उन पर कार्रवाई के बाद नाट्य समिति से जुड़े लोग कोतवाली पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे और इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भी पकड़कर बंद किया। इनमें से एक पत्रकार कनिष्क तिवारी भी थे। आरोप यह है कि इन सब के साथ मारपीट की गई और कपड़े उतरवा कर तस्वीरें ली गई। कनिष्क का कहना है कि थाने में उन्हें धमकाया गया कि अगर विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो पूरे शहर में चड्डी पहनकर जुलूस निकलवाया जाएगा। ये उन्होंने बाइट दी है। थाने में एक रात और एक दिन बिताकर बाहर आए कनिष्क अभी भी बहुत परेशान हैं। सुनिए। और जमीनी मुद्दों को जब मैंने उठाया है तो कहीं ना कहीं विधायक का नाम आया है, स्थानीय प्रशासन का नाम आया है, पुलिस प्रशासन का नाम आया है। मैंने पुलिस की और स्थानीय विधायक की बातों को उठाया है, जिसकी बदौलत मेरे साथ जब पुलिस ने मुझे खींचा और जबरन धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे लोग, उनके साथ मुझे भी शामिल कर लिया गया। बार बार भाजपा विधायक केदारनाथ शुक्ला का नाम सामने आया तो द ललन टॉप ने उनसे भी संपर्क किया। उनके बेटे गुरदत्त शुक्ला ने कहा कि एक सोशल मीडिया आईडी से उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी जा रही थी। इस बाबत उन्होंने साइबर सेल में मामला दर्ज करवाया था और पुलिस ने जांच में नीरज कुंदेर का नाम उनके सामने आया और इसी आधार पर कार्रवाई भी हुई है उनके खिलाफ। किसी के परिवार को विवाद में घसीटना यकीनन अपराध है, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन नियमों के तहत। लेकिन थाने के अंदर मारपीट और निर्वस्त्र कर तस्वीरें वायरल करना सही कैसे हो सकता है? जिस पर एसपी मुकेश श्रीवास्तव का यह कहना कि प्रॉपर तलाशी न लो तो कई बार लोग फांसी वगैरह लगा लेते हैं, आगे समस्या खड़ी होती है। बस जो फोटो वायरल हुई है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तर्क से यह भी नहीं समझ आता कि तलाशी के बाद जब इन लोगों को लॉकअप में डाला गया तो वहां ये लोग निर्वस्त्र क्यों रखे गए थे? क्या पुलिस वाकई सभी अपराधियों के साथ यही सलूक करती है? इन्हीं सवालों का असर था कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अब मामले में रिपोर्ट तलब कर ली है। सीधी एसपी मुकेश श्रीवास्तव ने थाना स्टाफ पर कार्रवाई का ब्यौरा भी अब दे दिया है। सुनिए। फोटोज वायरल हुए हैं जिसमें पाया गया कि इनको लॉकअप में रखने के पूर्व के फोटो और जो है वो भी टीआई के कक्ष के जो बाहर आए हैं वो अशोभनीय है, असम्मानजनक है। इस पर मैंने कड़ी संज्ञान लिया है और टीआई कोतवाली और एसएचओ मिलिया जो उस समय घटना पर उपस्थित थे, इनकी लापरवाही पाए जाने पर मैंने इनको निलंबित करके लाइन अटैच किया है और इसमें एडिशनल एसपी साहब इसकी जांच कर रहे थे। लेकिन अभी मेरे पास जानकारी है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा इसमें एसएसपी रेडियो अमित सिंह आईपीएस इसकी जांच करेंगे, तो अभी वो प्रक्रियाधीन है। मध्य प्रदेश के सीधी से अब चलते हैं ओडिशा के बालासोर। वही बालासोर जहां भारत की सारी मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है। ये तस्वीर देखिए, एक शख्स जमीन पर है, बायां पैर एक सांकल से बांधा गया है। देखकर लगता है मानो कोई दुर्दांत अपराधी होगा, पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जो कि 30 बार जेल तोड़ चुका होगा और इसीलिए जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो बांध कर रखना पड़ा कि कहीं फिर से नहीं भाग जाए। लेकिन सच है इसकी ठीक उलट। अस्पताल में सांकल से बंधे इस शख्स का नाम है लोकनाथ दले। दले एक पत्रकार हैं और उड़िया अखबार संवाद और टीवी चैनल कनक न्यूज से जुड़े हुए हैं।
बालासोर जिले में पुलिस ने 6 अप्रैल को दलेई को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के दौरान ही दलेई की तबीयत खराब हुई, जिसके बाद पुलिस उन्हें अस्पताल ले गई। दलेई को 7 अप्रैल की सुबह होश आया और तब उन्होंने खुद को अस्पताल की फर्श पर पड़े पाया और देखा कि एक पैर सांकल से बंधा है। सुबह 11:30 बजे जाकर यह सांकल खोली गई। दलेई का दावा है कि स्थानीय थाने में दरोगा इंस्पेक्टर द्रौपदी दास उन्हें पसंद नहीं करते, कारण दलेई ब्राउन शुगर की स्मगलिंग पर खबरें छापते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स पर छपी देवव्रत मोहंती की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अप्रैल को एक होमगार्ड के दोपहिया ने दलेई के दोपहिया को टक्कर मार दी। इसके बाद दलेई ने होमगार्ड का हेलमेट छीन लिया, क्योंकि वो अपने नुकसान की भरपाई चाहते थे, लेकिन हेलमेट बाद में वापस भी कर दिया गया। जब 6 अप्रैल को पुलिस दलेई को पकड़ने आई तो उन्हें यही बताया गया कि उनके खिलाफ असॉल्ट का एक मामला दर्ज है। इस हिसाब से ये मामला आपसी विवाद का लग सकता है, लेकिन फिर भी ये समझ नहीं आता कि दलेई के पैरों में सांकल क्यों बांधनी पड़ी। आज ओडिशा के पत्रकारों ने काली पट्टी बांधकर धरना दिया है। अब पुलिस के आला अधिकारियों ने एक हवलदार को निलंबित किया है और आईजी नरसिंह भोल ने कहा है कि जांच के बाद और पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। ये 3 उदाहरण बताते हैं कि जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की रैंकिंग आती है तब भारत को 142वां नंबर क्यों मिलता है। बीते साल भी हम इसी नंबर पे थे, उससे पहले जाएंगे तो 140वें नंबर पे थे, मतलब वहां से गिरे ही हैं। बात में गर्व का अवसर तलाशने वाले भारत के लिए ये सोचने वाली बात होनी चाहिए कि जब पत्रकारिता के लिए सबसे खतरनाक देशों की लिस्ट बनाई जाती है तो उनमें भारत का नंबर पहले 5 देशों में क्यों होता है। क्या हम आंखें मूंद कर हर बात को मान लेने वाले देश हैं, या फिर हमारे यहाँ पत्रकारों को सरकार के दावों के स्वतंत्र सत्यापन की आज़ादी है। जवाब आपको सोचना चाहिए। अब बड़ी खबर के दूसरे हिस्से पर चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई की हर 2 महीने पर एक बैठक होती है, जानकार उसको एमपीसी की बैठक कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। बैठक के बाद खबर आती है कि आरबीआई ने ब्याज दर घटाई, बढ़ाई या कोई बदलाव नहीं किया। उसी के साथ नत्थी होकर कुछ और खबरें भी आती हैं, मसलन जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगी या घटेगी, महंगाई दर बढ़ेगी या घटेगी। आज की बैठक के बाद भी यही खबरें आई। क्या हुआ है, आज क्या क्या बदला, बताएंगे, मगर खबर बताने से पहले जरा इस प्रक्रिया को आसान भाषा में आपको समझना चाहिए। वो क्या है कि आर्थिक मामलों में उलझन थोड़ी होती है, भारी भरकम टर्म्स यूज किए जाते हैं, कई बार वो बाउंसर की तरह आते हैं जिस पर आदमी आउट होता है। तो बाउंसर पर अपरकट लगाते हुए सबसे पहले जान लीजिए एमपीसी क्या है। एमपीसी माने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये टर्म 6 साल पहले इजाद हुआ। पहले आरबीआई अकेले सब कुछ तय करता था। 2016 में भारत सरकार ने आरबीआई के बीच एक समझौता किया, दोनों पार्टीज ने। समझौते के तहत एमपीसी बनी, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई के, गवर्नर, डिप्टी गवर्नर और मौद्रिक नीति से जुड़े अधिकारी, और 3 सदस्य सरकार के चयनित विशेषज्ञ। सब मिलकर फैसला लेते हैं और वोटिंग होती है। जब मामला टाई हो जाता है तो अंतिम फैसला आरबीआई के गवर्नर करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि काम कैसे होता है। अब समझिए कि काम हुआ क्या है। आरबीआई की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था की दिशा को देखते हुए मौद्रिक नीति तय की जाती है। अब आप कहेंगे कि मौद्रिक नीति क्या वाला है। आसान भाषा में समझिए कि मौद्रिक नीति का मतलब बाजार में मुद्रा को कंट्रोल करने का जरिया है। मुद्रा तो आप समझते ही हैं, बाजार में वित्तीय व्यवस्था में जितनी ज़्यादा मुद्रा होगी, माने पैसा जितना ज़्यादा होगा उतनी डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। बस यहीं पर है मौद्रिक नीति का पेंच। महंगाई को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति तय करता है। कभी ब्याज दर बढ़ाकर महंगाई कंट्रोल की जाती है। इस प्रक्रिया को नकदी समेटना कहा जाता है। इसी तरह कभी कभी ब्याज दर घटाई भी जाती है ताकि लोग ज्यादा लोन ले सकें। ऐसी स्थिति में मार्केट में पैसा ज्यादा पंप होता है। एक सबसे अहम पॉइंट और है, मार्केट में जब पैसा ज्यादा होता है तो 2 परिस्थितियां बनती हैं। पहली ये कि डिमांड बढ़ने पर खरीदार ज्यादा हो जाते हैं और माल की सप्लाई कम होती है, जैसे कुछ अभी हो रहा है। दूसरा पहलू यह है कि जब मार्केट में पैसा ज्यादा आता है तो डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड होगी तो आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी। इसका मतलब है जीडीपी की ग्रोथ बढ़ेगी। अब आरबीआई का ऑब्जेक्टिव यह होता है कि महंगाई भी ना बढ़े और जीडीपी ग्रोथ भी ना घटे। बड़ी महीन रस्सी है, उसी पर आरबीआई चलने की कोशिश करता है। बैलेंस बनाकर देश हित में फैसले लेने की कोशिश करता है। तो आज क्या फैसला हुआ, एक एक करके आप देखिए। फैसला हुआ कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों में कोई बदलाव नहीं होगा। सभी 6 सदस्यों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया। ब्याज दर न बढ़ाई जाएंगी न घटाई जाएंगी केंद्रीय बैंक की तरफ से। लगातार 11वीं बार कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है रखा गया है। रेपो रेट मतलब वो रेट जिस ब्याज दर पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जिस दर पर बैंक आरबीआई को कर्ज देते हैं। बहुत लोग कह सकते हैं ये तो बैंक और आरबीआई के बीच का मामला है, हम में क्या।
तो बात यह कि हमसे और आपसे जुड़ी हुई सीधी सीधी बात है ये, अगर रेपो रेट नहीं घटा तो आपके लोन की EMI भी कम नहीं होगी। RBI की MPC की बैठक का दूसरा महत्वपूर्ण काम होता है कि इसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग की जाती है, माने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए कदम उठाए जाते हैं। खुदरा महंगाई दर को 6% के अंदर रखने का टारगेट होता है। अगर लगातार 2 क्वार्टर महंगाई 6% से ज्यादा होती है तो फिर RBI को वजह बतानी होती है। फिलहाल ये स्थिति नहीं बनी है, मगर RBI ने महंगाई दर बढ़ने के साथ साथ GDP ग्रोथ रेट घटने का अनुमान लगा दिया है। वित्त वर्ष 2022-23 में पहले महंगाई दर 4.5% रहने का अनुमान था, अब यह अनुमान 5.7% हो गया है, जो RBI के तय कांटे के बहुत करीब है। फरवरी महीने में तो महंगाई दर 6.7% रही, शायद इन्हीं वजह से अनुमान बढ़ा दिया गया है। पहले झटके के बाद दूसरे झटके की खबर यह है कि GDP ग्रोथ का अनुमान भी 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया गया है। साफ है कि बढ़ती महंगाई का असर GDP पर पड़ता दिख रहा है। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में RBI गवर्नर ने सप्लाई चेन पर चिंता जताई, कहा कि सप्लाई चेन को लेकर ग्लोबल मार्केट दबाव में है। RBI गवर्नर ने यह भी कहा कि फरवरी के अंत से कच्चे तेल की कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव रहा। जियोपॉलिटिकल टेंशन से अनिश्चितता को देखते हुए ग्रोथ और महंगाई का अनुमान जोखिम से भरा हुआ है। महंगाई को लेकर RBI गवर्नर की चिंताएं साफ हैं। हो सकता है कि आगे उसे काबू में करने के लिए रेपो रेट भी बढ़ा दिया जाए। अगली बैठक जून में होगी, मगर महंगाई को लेकर जो अनुमान RBI के कागजों में दिख रहा है, ठीक वैसी ही हकीकत सब्जी मंडी में भी नजर आ रही है। आज ये अखबारों में छपा है कि LPG सिलेंडर दुनिया में सबसे महंगा हमारे मुल्क में बिक रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ गए हैं। CNG भी 80 रुपए के आंकड़े को कई जगह छू गई है। ये वो ईंधन है जिससे गाड़ियां चलती हैं। माल ढुलाई में तो ज्यादातर डीजल गाड़ियों का इस्तेमाल अमूमन किया जाता है, तो उसी के रास्ते आम जरूरत की चीजों को भी महंगाई ने जकड़ लिया है। वैसे जो ईंधन के सबसे महंगे होने की बात हमने आपको बताई भारत में, वो भारतीयों की क्रय क्षमता के हिसाब से लगाया हुए अनुमान के हिसाब से है। वापस आते हैं सब्जी भाजी पर। नून तेल से ज्यादा अभी नींबू में महंगाई की चर्चा चल रही है। नींबू 280 रुपए से 300 रुपए किलो बिक रहा है। अब हम लोग नींबू किलो में तो खरीदते नहीं हैं, अमूमन 2, 3, 4 नींबू हमें चाहिए होते हैं, जो 10 रुपए में अमूमन मिल जाते थे। मगर अब तो बाकायदा इस पर जोक चल रहे हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। कोई ग्राहक कह रहा है कि भैया नींबू कितने में दिया, जवाब में आया 10 का 1। ग्राहक कहता है रुको भैया घर से बर्तन ला रहा हूं, 2 रुपए की निचोड़। कई मौज में ये भी कह रहे हैं कि निबोड़ा निबोड़ा गाने पर भी अब पैसे देने पड़ सकते हैं। ऐसे जोक इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि वाकई नींबू 10 रुपए में 1 मिल रहा है। चुरमुरे वाले ने नींबू निचोड़ना बंद कर दिया है, गन्ने के जूस वाला पुदीने से काम चला रहा है। शिकंजी का शौक अब महंगा हो गया है, शौकीन लोगों का शौक हो गया है। वैसे एक काम अच्छा हुआ है, महंगाई ने एक चोट अंधविश्वास पर भी लगा दी है। टोना टोटका और नजर उतारने वाले नींबू मिर्ची की जोड़ी को खुद ही महंगाई की नजर लग गई है। हमारे इंस्टा वाले साथी प्रशांत की कलाकारी शायद आपने देख ही ली होगी अब तक। नींबू की महंगाई की 2 वजह हैं। पहली ये कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम, और दूसरी ये कि डीजल के दाम बढ़ जाने की वजह से नींबू आपकी जेब निचोड़ने लगा। बाकी सब्जियों का भी यही हाल है। बाजार में 500 रुपए का नोट लेकर निकलिए, कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। झोले भर सब्जी तक आपको नहीं मिलेगी। महंगाई को विपक्ष ने भी अब मुद्दा बना लिया है। आए दिन छोटे छोटे प्रदर्शन हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंजिया ट्वीट कर लिखा कि भाजपाइयों ने महंगाई का कीर्तिमान बना दिया है। LPG दुनिया भर में सबसे महंगी व पेट्रोल ने तीसरा सबसे महंगे बिकने का रिकॉर्ड बनाया। भाजपा इस नसीब वाली उपलब्धि के होर्डिंग कब लगा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज महंगाई को केंद्र में रखकर सरकार को निशाने पर लिया। आप हिंदुस्तान की जो आर्थिक सिचुएशन है, रोजगार की सिचुएशन है, उसको आप अभी इमेजिन ही नहीं कर सकते। जो आने वाला है वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है, क्योंकि इस देश का जो रोजगार का स्ट्रक्चर है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो टूट गई है। विपक्ष के आरोपों से इतर महंगाई एक बड़ा मुद्दा तो है ही, जो आम जनमानस को प्रभावित करता है। महंगाई समर्थक ये देश में एक नई श्रेणी है। वो हर चीज की महंगाई की वजह यूक्रेन और रूस के युद्ध को बताते हैं। कभी कभी ये भी कहते हैं कि श्रीलंका चले जाओ। अंतर्राष्ट्रीय उथल पुथल कुछ हद तक वजह है, मगर हर चीज का महंगाई के पीछे सिर्फ युद्ध ही कारण नहीं है। वो भी तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घटती जा रही हैं और उसके ठीक उलट यहाँ पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चलते चलते आपको कुछ की राय भी बता देते हैं।
आज हमने पूछा था कि क्या धर्मस्थलों के बाहर भड़काऊ भाषण देने का चलन बढ़ता जा रहा है। हाँ में जवाब दिया है 89% लोगों ने और ना में जवाब दिया है 11% लोगों ने। आप भी अगर कूपर हमारे पोस्ट का हिस्सा बनना ही चाहते हैं तो कूपर दी ललन टॉप को फॉलो कर सकते हैं। हम कूपर आपसे अलग अलग मुद्दों पर आपकी राय मांगते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स या #LTShowOnCoo के साथ आप कू करके बताइए। हम उसे भी दी ललन टॉप शो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। जाते जाते एक ऐलान और है, इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट आने वाला है। जिन लोगों को आप ललन टॉप पे देखते हैं, अगर उनसे मिलना भी चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। शनिवार 9 अप्रैल शाम 4:30 बजे से इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्टिवल और ललन टॉप अड्डा होने वाला है। जगह है सुंदर नर्सरी दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए बता देते हैं, हुमायूं के मकबरे के बगल में पड़ता है सुंदर नर्सरी। यहाँ आपको मिलेंगे सौरभ द्विवेदी और ललन टॉप के सारे एंकर्स भी। इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा। निज़ामी ब्रदर्स आने वाले हैं, सलोनी गौर आने वाली हैं और भी ढेर सारे लोग आने वाले हैं जिनको देखना सुनना आपको बहुत पसंद आएगा। मौके पर पहुंचिए, पूरा आनंद मिलेगा। दिन समय फिर से नोट कीजिए, शनिवार 9 अप्रैल शाम 4 बजे, सुंदर नर्सरी, नई दिल्ली। इसी के साथ खत्म होता है आज का दी ललन टॉप शो। अब आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए दी ललन टॉप। बीत गया है महामारी का खड्डा, इसलिए अब आ गया है ललन टॉप अड्डा, मुस्कुराने की वजह। तो फिर आइए आरपीजी इंडिया टुडे हैप्पीनेस फेस्ट में, जहां पर सजेगा ललन टॉप अड्डा शनिवार 9 अप्रैल सुंदर नर्सरी दिल्ली में। और ये सुंदर सी सुंदर नर्सरी कहां पर है? हुमायूं मकबरे के पास। तो आइए अड्डा जमाते हैं, कुछ आपकी सुनते हैं, कुछ अपनी सुनाते हैं और हाँ, बहुत सारे मशहूर लोगों से जी भर के बतियाते भी हैं।